तो बताओ, जब आय भी कम होगी तो फिर बचत की दर भी कम होगी। जब आय कम होगी तो लोग बचत ही नहीं करेंगे ना, कम बचत करने वाले होंगे ना, बचत की दर भी कम होगी। बचत की दर कम, बहुत कम होगी। केवल बचत की दर कम होगी, निवेश की दर कम होगी। लोग निवेश ही नहीं करेंगे, निवेश की दर कम। ना केवल निवेश की दर कम होगी, पूंजी निर्माण की दर भी बहुत कम होगी। पूंजी निर्माण की दर, निर्माण की दर, पूंजी निर्माण की दर का मतलब क्या हो? देश तथा देश के लोगों की उत्पादन करने की क्षमता का निर्माण करना। देश के तथा देश के लोगों की उत्पादन करने की क्षमता का निर्माण करना। देश तथा देश के लोगों की उत्पादन करने की क्षमता का निर्माण करना। उत्पादन करने की अक्षमता का निर्माण करना। अब सवाल है, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए करना होगा अवसंरचना पर निवेश। अवसंरचना बढ़ानी होगी, आया समझ लो। तो इसलिए मैंने कहा था प्रत्येक देश है ना, यही समस्या प्रत्येक देश के पास। जो अविकसित देश होंगे, अविकसित देश, जो विकासशील देश होंगे, उन देशों के पास यही समस्या होगी। वहां का उत्पादन स्तर कम होगा, क्योंकि वहां का उत्पादन स्तर कम होगा, वहां की राष्ट्रीय आय कम होगी। राष्ट्रीय आय कम होगी तो प्रति व्यक्ति आय कम होगी, लोगों के जीवन का रहन सहन का स्तर बहुत खराब होगा। उसके बाद बचत की दर भी कम होगी, इतनी कम होगी कि वहां लोग निवेश नहीं कर पाएंगे, निवेश की दर भी कम होगी, अर्थात पूंजी निर्माण की दर बहुत कम होगी। और देश तथा देश के लोगों की उत्पादन करने की क्षमता निर्माण बहुत कम होगा। कर ही नहीं पाने के में मेरे यहाँ के जो रुड़की का इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, उसने मेरी उत्पादन करने की क्षमता को प्रभावित कर दिया। रुड़की का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, मुझे यहाँ से जाने में 3 घंटे का समय लगता है, जाने में आज भी 15 मिनट में आ सकता हूँ, 15 मिनट में जा सकता हूँ और लगभग मल्टीपल कॉलेज पढ़ा सकता हूँ। आया समझ में? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रुड़की के इंफ्रास्ट्रक्चर अब सुधरा ना, तो उसने मेरी उत्पादन करने की क्षमता का निर्माण कर दिया। देश तथा देश के लोगों की उत्पादन करने की क्षमता का निर्माण करना। तो क्या किया जाना चाहिए? जो गरीबी की दुष्चक्र था, कभी बाहर निकलना चाहते हो, अलग अलग देश के पास इसके अलग अलग समस्या कि वो कैसे कैसे ब्रेक करते हैं। कुछ लोग कहते हैं निवेश करो, कुछ लोग कहते हैं बचत की दर को बढ़ाओ, कुछ लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय बढ़ाओ, कुछ कहते हैं उत्पादन करो। हमारी सरकार, जो कितनी सरकार थी ना आज तक की सरकार, उन्होंने सब केवल उत्पादन पर ध्यान दिया। समझ में बात है? उन्होंने हमेशा उत्पादन पर ध्यान दिया। जब भी तो PLI स्कीम चलाई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना, उत्पाद प्रोत्साहन योजना, इस तरह की योजनाएं चलाना किस बात की ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ का उत्पादन स्तर, और जैसे उत्पादन स्तर बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, खुद ही बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। ऐसे समझ लो, क्योंकि सरकार में कोई खूबी हो, उसका ना तो कोई बिगिनिंग पॉइंट होता, ना कोई एंडिंग पॉइंट होता। जहां से चलोगे वहीं पर रुक जाओगे। ऐसे समझ लो, ये ना अगर इसे प्रभावित करेगा, अंत में जाकर खुद प्रभावित होगा। ये इसका चाटा मारेगा, अंत में जाकर चाटा उसको खुद लगेगा। ऐसे समझ लो, इसके अंदर खूबी हो, क्या हो? खूबी। ये इसका चाटा मारेगा, इसका मारेगा, इसका मारेगा, उसका मारेगा, उसका मारेगा, उसका मारेगा, खुद प्रभावित। अब विकसित देशों के पास क्या समस्या? उनके यहाँ सब कुछ तो हाई है, हाई प्रोडक्शन, हाई नेशनल इनकम, हाई बचत की दर, हाई निवेश की दर, हाई पूंजी निर्माण की दर। तो फिर समस्या उनके पास भी। उन्हें पढ़ते हैं अमेरिका दुष्चक्र। वहां का टीचर पता क्या पढ़ा रहा हो? अमेरिका दुष्चक्र। सोच सकते हो तुम? आया समझ में? तो कल हमने क्या पढ़ाया था? कल हमने कहा था कि तुम घर से पढ़ के आना कि अवसंरचना में निवेश करने के लिए तो तो पूरी दुनिया की सरकार के पास ये प्रॉब्लम है कि गरीबी के दुष्चक्र को कैसे तोड़कर बाहर निकले। तो अधिकांश अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि गरीबी दुष्चक्र तोड़ना होगा तो पूंजी निर्माण दर को बढ़ाना होगा। अगर ये बढ़ाना, ये कैसे बढ़ेगा? जब तुम अवसंरचना पर ध्यान दोगे। तो भारत सरकार ने हाल ही में ना 3 बड़ी बड़ी स्कीम लॉन्च करी थी। मैंने तुम्हें कहा था ये तुम्हें या तक गूगल से, यूट्यूब से सर्च करके पढ़ाना होगा इनके बारे में। मैंने कहा था तुम्हें कि अवसंरचना के लिए क्या क्या प्रयास किए गए 1951 के बाद ना, 1951 से लेकर सन 2020-22 तक तुम पढ़ लो। लेकिन 3 योजनाओं के नाम तुम्हें बताए थे मैंने रिसेंटली, जो डेवलपमेंट हुए। आया समझ में? उसके लिए मैंने कहा था कि दिसंबर 2019 में ना जो निर्मला सीतारमण थी, उसने क्या किया था, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की योजना लागू करी थी ताकि अर्थव्यवस्था को गति दी जा सकता, अवसंरचना पर ध्यान दिया जा सके। 2020 आया, कोरोना आया। कोरोना के बाद क्या हुआ? उसके बाद जो बजट में पेश किया गया, उन्होंने कहा कि अब हम जो अवसंरचना बनाई गई थी ना, उस अवसंरचना सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, या बनी बनाई अवसंरचना, उसे ना हम उसको किराए पर दे रहे हैं, और किराए पर दे रहे, वहां से हमें पैसा प्राप्त होगा। उसे कहते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम, मुद्रीकृत योजना, राष्ट्रीय मुद्रीकृत पाइपलाइन योजना, इस तरह की योजना। आया समझ में? फिर तीसरे नंबर पर क्या हुआ? पिछले साल मोदी जी आए, उन्होंने मंच पर चढ़कर लाल किले में साफ साफ बोला कि हम पीएम गति शक्ति योजना लागू करने वाले हैं। जितने प्रोजेक्ट पहले थे चल रहे थे उनको गति देने वाले पहले थी। अगर अवसंरचना अच्छी होगी ना, तो देश तथा देश के लोगों की उत्पादन करने की क्षमता बढ़ जाएगी।
अगर ये बढ़ेगी ना तो ये बढ़ जाएगी, और ये बढ़ जाएगी तो वो बढ़ जाएगी, ये सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। इस तरह करके हम अमेरिका दूसरे चक्कर मार जाएंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये हो कि यहाँ हो तो निवेश कैसे हो। सरकार के द्वारा इतने प्रयास किए गए, आज तक इतने प्रयास किए गए, तो सारे के सारे विफल रह गए। यूपीएससी तो सवाल पूछेगा कि इतने सारे प्रोजेक्ट, पीएम गति शक्ति योजना, तमाम प्रकार के प्रोजेक्ट योजना चलाने के बावजूद भी सरकार निवेश को आकर्षित करने में क्यों विफल रही, ये सवाल पूछेगा। इतने सारी योजना चलाई, आज तक सरकार विफल रही। आज तो घर जाकर पढ़ना है, जो नहीं आए थे पढ़ लेना घर बैठ कर जाकर, जहां तक हम पढ़ लिए थे। उसके बाद मैंने बताया क्या बताया, उसके बाद मैंने कहा था कि जो पूरा भारत है ना, जो पूरा संपूर्ण भारत हमारा, जो पूरा भारत है, उस पूरे भारत को ना तुम दो भागों में बांट देखोगे। एक तो होगा हमारा पता कौन सा, ग्रामीण भारत, ग्रामीण भारत। एक होगा शहरी भारत। क्या होगा, शहरी भारत। जो ग्रामीण भारत है ना, 2/3 आबादी रहती है उसमें, यानी पूरी भारत की जनसंख्या की 2/3 आबादी आज भी गांव में बसती है, और 1/3 लोग ना आज भी शहरों में रहते हैं। जो गरीब जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, मैंने कहा कि कृषि के अंदर ना ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश क्या डोमिनेट कर रहा है, कृषि। क्या डोमिनेट कर रहा है, कृषि। और ये मैंने कहा कृषि के अंदर ना आज भी 15 से लेकर 59 साल के लोग, 15 से लेकर 59 साल, बहुत बड़ा वर्क फोर्स है। 15 से लेकर 59 साल के लोग ना आज भी इस कृषि में काम कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में काम कार्यरत, कृषि कार्य में संलग्न। और ये भी था कितने लोग, 42 से लेकर 43% आज भी। तो तुम लिखो लाइन निकालो तो क्यों नहीं नंबर देगा। आज वर्तमान समय में 42 से 43% लोग कृषि में कार्यरत है, जो कि होने नहीं चाहिए, जो होने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कल बताया गया था क्यों, क्योंकि भारत में एक अलग प्रकार की बेरोजगारी पाई जाए, जिसे हम पश्चिम बेरोजगारी कहते हैं, डिस्गाइड इन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कृषि में इतने लोगों की जरूरत नहीं है। वहीं हाल तुम आज उसका अमेरिका का आंकड़ा देखोगे ना, वो केवल 203% है, और जापान को तो उससे भी अचंभा। देखो तो कितना बैठा हुआ, 2% केवल। इतने लोगों की कृषि में जरूरत नहीं है जितने लोग कृषि में वर्तमान समय में भारत के अंदर काम कर रहे हैं। तो फिर क्या होना चाहिए, इन्हें एक क्षेत्र से निकालेगा ना, दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करवाना चाहिए। आया समझ में। मैंने कहा था जो उत्पादन हो ना उसके 3 क्षेत्र हो, जो उत्पादन हो ना उसके कितने क्षेत्र हो, 3, 1, 2 और 3। एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर, एक टर्शियरी सेक्टर होगा। जो प्राइमरी सेक्टर होगा ना, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर होगा, इसमें एग्रीकल्चर डोमिनेट करेगा, इसके अंदर इंडस्ट्री डोमिनेट करेगा, इसके अंदर सर्विस सेक्टर डोमिनेट करेगा। भारत के अंदर क्या हुआ, जो प्राइमरी सेक्टर था ना उसके अंदर जो एग्रीकल्चर है उसको तो पूरा बदल दिया गया। आज समझ, सारे लोग यहाँ कार्यरत है, अधिकांश वर्ग फोर्स यहाँ काम कर रहा है, उसकी जरूरत नहीं है ऐसी, उसे निकालेगा ना। अभी जो टर्शरी सेक्टर है, जो टर्शरी सेक्टर ना कभी भी लोगों को रोजगार नहीं दे सकता, कभी भी। लेकिन जब तुम भारत का जीडीपी देखोगे ना, भारत की जीडीपी है, और ये भारत का जीडीपी को 100 मान लो, भारत की जीडीपी को 100 रुपए मान लो ना, 100 रुपए में 53 रुपए, ये 53 रुपए ना, ये 53 रुपए केवल टर्शरी सेक्टर दे रहा। सोच सकते हो, 53 रुपए यानी टर्शरी सेक्टर। लेकिन रोजगार कितने लोगों को दे रहा, 2-4 लोगों को मात्र। बताओ कंप्यूटर पर ना, जहां कंपनी के अंदर 20-20 लोग बैठते थे और एक फाइल का हिसाब रखते थे, वहां एक कंप्यूटर पे एक ऑपरेटर बैठा हुआ और सारे लोगों का हिसाब रखा था। 20 लोगों की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। आने दिया। तुमने 10वीं क्लास के निबंध में पढ़ा होगा बात, पहले सूचना प्रौद्योगिकी मैंने तुम्हें पढ़ाया होगा। तो वही तो तुम कहीं की नहीं कहीं तो निकाल लो, इंटरलिंकिंग हो। टर्शरी सेक्टर ना कभी भी, टर्शरी जो तीसरा सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र, जो कभी भी लोगों को रोजगार नहीं दे सकता। भूल में मत रहना बिल्कुल भी। कल एक टावर का उदाहरण दिया गया था, कहा जाएगा, मैंने कहा ये जो पुराना वाले वीडियो देख लो बैठ के जाकर शांति से बैठ कर। कल टावर का उदाहरण दिया गया था, मैंने कहा एक टावर कितनी सीमा देता है। आज मैं एक छोटा सा उपकरण बदलोगे 10 किलोमीटर का बढ़ा देगा, बस रोजगार कितने लोगों को मिलेगा, मात्र 2 लोगों को अभी वही काम कर रहे हैं। 4G में जगह हटाएंगे हम 5G लगा देंगे। आज 10 की जगह 20 किलोमीटर का एरिया हो जाएगा उसका, रेंज का आसपास का। उत्पादन तो उसका बढ़ता चला जाएगा, लेकिन रोजगार 2-3 लोगों को। तो तृतीय का क्षेत्र ना कभी भी लोगों को रोजगार नहीं दे सकता भारत का। भारत का ना अगर रोजगार तुम ढूंढना चाहते हो तो रोजगार मिलेगा सेकेंडरी सेक्टर में। भारत के अंदर इंडस्ट्री को प्रमोट करना होगा। भारत के अंदर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए क्या किया गया, बहुत कम प्रयास हुए, बहुत कम। आया समझ में। क्षेत्रों का ना भारत के अंदर जाना होगा और क्षेत्रों का औद्योगिकरण करना होगा, और औद्योगिकरण करके ना वहां का, जब तक वहां किसी क्षेत्र का औद्योगिकरण नहीं होगा तब तक वहां रोजगार कैसे पैदा नहीं होंगे। यहाँ क्या हुआ, सारे लोग शेड्यूल में क्यों आए, इसलिए तो है शेड्यूल के अंदर क्यों आए, क्योंकि यहाँ औद्योगिकरण हुआ। आया समझ। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में चले गए, अब यहाँ के लोगों के आसपास को सबको रोजगार मिलेगा। महिलाएं हो पुरुष हो सब आराम से जाते हैं, आराम से आते हैं शाम के टाइम, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आया समझ। रोजगार की जरूरत नहीं है जब तक इंडस्ट्री प्रमोट नहीं होने का। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ तक मैंने तुम्हें बताया था। तो बताओ जो भारत का जो कृषि क्षेत्र है और यहाँ इकोनॉमिक्स में एक प्रॉब्लम होगी, पता इकोनॉमिक्स से जिंदगी कैसी होगी बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम हो, जैसे तुम एक प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तुमने क्या किया, तुमने यहाँ से लोगों को निकालना और तुमने कहा कि यहाँ ना इस कृषि में इतने लोगों की जरूरत नहीं है। 42 से 43% लोग काम कर रहे कृषि में। जापान में करे 2% लोग काम कर रहे जापान में केवल,
और अमेरिका में 2-3% लोग काम कर रहे हैं। तो ये बताओ, इतने लोगों की जरूरत नहीं है, इन लोगों को हटाएंगे कहाँ? जब इन्हें हटाएंगे तो प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाएगी इनके लिए। तो अगर हम यहाँ कृषि, हमारे यहाँ जो कृषि है ना, उसके अंदर आज भी श्रम प्रधान तकनीक का यूज हो, पूंजी प्रधान तकनीक का यूज होना चाहिए। उनके यहाँ बटन दबाओ बस पानी देने की जरूरत नहीं है, बटन दबाओ नाली इस तरह बनी, बटन दबाओ खेत खुद भर जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, एक व्यक्ति जाएगा, दोस्त के साथ में जाएंगे रात को खेत में पानी देने। ऐसा समझ में, नक्का टूट गया तो कोई बात नहीं है, उसके बाद घर को फोन करेंगे, ऑटो से खेत में पानी भर जाएगा, लड़ाई अलग से। तो वही बात है, न्यायालय पे भी बोझ पड़ेगा, न्यायालय पे बोझ पड़ेगा। समझ रहे बात है? तो समस्या तो कहाँ नहीं है, समस्या पता है कब तक रहेगी? पता कब तक रहेगी? जब तक तुम्हारी इकोनॉमी रहेगी, जब तक समस्या रहेगी तुम्हारी। ठीक, ठीक है। खिलाड़ी बता किसे कहते हैं? चाहे तो इन समस्या में धंस जाओ, चाहे इनसे बाहर निकल जाओ। ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में, एक भी इंसान पैदा नहीं हुआ ऐसा जिसके पास समस्या नहीं है, प्रॉब्लम, और सबका नेचर अलग अलग है। ठीक, बुद्धिमान लोग ना किसी भी समस्या को सोल्व करने के लिए मात्र 2 मिनट सोचते हैं। कितने मिनट? 2 मिनट या 3 मिनट में डिसीजन ले चुके हो, और जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे और आगे को अपनी जिंदगी को जीतना शुरू कर देंगे। ऐसा समझ में, तुम मुझे सीख दो ना, पीएम गति शक्ति योजना चला रहा है, उन्होंने गति दे दी, अब संरचना को अपनी गति दी जा रही। पता लग गया? तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी भी ये जो टर्सरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र, जो सर्विस सेक्टर, क्या भारत के लिए कभी रोजगार पैदा कर देगा? कभी नहीं करने का, कभी भी। एक तरफ तुमको कंप्यूटर भी चाहिए और दूसरी तरफ तुमको नौकरी भी चाहिए, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। ये संभव काम होगा। आज समझ में, बड़े क्षेत्र पर ये रोजगार पैदा नहीं कर सकता। तो भारत जैसे देश के लिए, जहां बड़ी अधिक मात्रा में जनसंख्या मौजूद है, तो वहां क्या किया जाना चाहिए? वहां ना इंडस्ट्रियल सेक्टर को, सर्विस सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय का क्षेत्र, इसे प्रमोट किया जाना चाहिए। तो भारत सरकार को ना तुम यहाँ सलाह दे सको, भारत सरकार सुनो, तुम ना सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय का क्षेत्र पर ध्यान दो, भारत के लोगों के लिए जो सर, हाँ हमारे सर बता रहे थे। समझ लो, ठीक, बताओ जाकर सरकार को। मुझे सरकार को किस तरह बताना अपने क्वेश्चन में। भारत सरकार जहां वर्तमान समय में टर्सरी सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, आज भारत के जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान 53% है। यह हटकर यह योगदान को कम करते हुए हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को, औद्योगिक क्षेत्र को प्रमोट करना होगा। इससे भारत के अंदर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और भारत की समस्या को दीर्घकाल के लिए सोल्व किया जा सकता है। अब मनमोहन सिंह ने क्या करा, उस जब रोजगार हो नहीं रहे तो रोजगार को बढ़ाने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम लागू कर दी योजना। अगर लेकिन ये योजना ना परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आज समझ में, गांव में तुम हर साल 600 दिन का रोजगार निकाल लोगे, क्या करोगे गांव में? हर बार तुम निकाल लोगे, तब तक तो 100 दिन का रोजगार एक साल का। तो एक प्रकार तो ये कुछ नहीं है, एक प्रकार का पैसा छांको, बस लोगों को बांटो। नरेगा में जाकर देखो तो काम क्या, वास्तविक रूप में कोई काम नहीं होता। 2 घंटे का काम हो, फिर घर आ जाएगा, फिर बन रहा पैसा। सरकार की पैसे बांटने की स्कीम थी। दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता। परमानेंट सोल्यूशन ये हो, इंडस्ट्रियल एरिया को प्रमोट करो, ये परमानेंट सोल्यूशन है। यहाँ काम करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ समस्याएं हैं। जहां कंपनी लगना स्टार्ट हो ना, बिहार जैसे लोग देश राज्य के पीछे क्यों रहा? इसलिए रहा वहां औद्योगिकरण नहीं हुआ उसका। बंगाल जैसा क्षेत्र के पीछे छूट गया। ये टाटा की कंपनी है ना, ये पहले पता कहां गई थी? बंगाल के अंदर गई थी। फिर वहां इसका जबरदस्त मात्रा में विरोध हुआ। आज समझ लो, आज जो बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल है, वो माथा पकड़ कर हो रहा कि जो टाटा का ये गुजरात में क्यों चला गया, हमारे यहाँ आया था। अगर वहां होता ना तो कितने लोगों को रोजगार मिलता। आज रोजगार बंगाल का पूरी दुनिया में नाम होता, जिस तरह गुजरात का पूरी दुनिया में नाम है। आज समझ लो, वहां घर में ना ISPCS नहीं पैदा होते, घर में बिजनेसमैन पैदा हो। आज समझ लो, 1000 ISPCS उनके काम कर। आज समझ लो, ठीक। पता लगा कि सर्विस सेक्टर कितनी बड़ी चीज है। सॉरी, ये सेकेंडरी सेक्टर कितनी बड़ी चीज है। सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रियल एरिया आएगा, नहीं आएगा? तो औद्योगिक क्षेत्र को प्रमोट किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए? कोई दिक्कत है? उसके बाद ये कौन सा सेक्टर? टर्सरी सेक्टर। क्या टर्सरी सेक्टर भारत का रोजगार पैदा कर सकता? नहीं कर सकता। आज समझ लो, ये साधारण यही तो बताना हमारा कभी तुमसे पूछेगा, बताओ भारत के लिए रोजगार पैदा करना हो तो कौन से सेक्टर को प्रमोट किया जाना चाहिए? जहां भी विकासशील देश होंगे ना, क्योंकि विकासशील देशों की जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, और जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी ना, तो टर्सरी सेक्टर में इतनी अधिक मात्रा में जो रोजगार का सर्जन नहीं हो पाता। जब रोजगार का सर्जन नहीं हो पाता तो उसके लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करना होगा। और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा, मतलब औद्योगिक का क्षेत्र होगा, उस द्वितीय का क्षेत्र में होगा। यानी सरकार को द्वितीय का क्षेत्र की ध्यान देने की जरूरत है। और पिछली सरकार हो या अब तक की सरकार हो, लास्ट तक घर जाकर पढ़ो ना, क्या कर रहे हो, 1-1.5-2 घंटे का वीडियो देखो कि सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। भारत सरकार की नीति आई, औद्योगिक नीति 1956 की, पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए। 1991 की औद्योगिक नीति आई, बीच में कोई प्रयास ही नहीं हुआ।
मोदी जी आए, इन्होंने मेकिंग इंडिया चलाया, मेकिंग इन इंडिया, सब कुछ इंडिया में बनाओ। वो किस बात की ओर इशारा कर रहा है? वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है। उनका 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 वो एम नहीं समझ पाए, उसे बनाने में, उसे इम्प्लीमेंटेशन में सही तरीके से वो भी विफल रहा। सब कुछ तो करके देख लिया, औद्योगिक देश बड़ा बन जाएगा, सब चीजें तू क्यों खरीद कर लेगा रहा है, मटेरियल क्यों खरीद कर लेगा रहा है, बात यही बनाओ, यही बनाओगे, मतलब विनिर्माण पर ध्यान देंगे, मतलब विनिर्माण जाएंगे, मतलब सेक्टर है ना, जो दिखते का चित्र वो प्रमोट होगा। हर चीज वैसे बिना उद्देश्य के जाती है जिंदगी में, हर चीज का उद्देश्य हो, ऑब्जेक्टिव। और हकीकत बनाओ दूंगा, जिसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, वो किस लायक नहीं है। बिना उद्देश्य के किया गया कार्य ना निरर्थक हो। ऐसा ये तो पढ़ा फिलोसॉफी और कैसे चीजें पढ़े, ऐसे सिद्धांत पढ़े, समझ में आया? तो हर चीज के पीछे फिलोसॉफी छिपी हुई, हर चीज के पीछे दर्शन छिपा हुआ, समझ में बात है? तो तुम्हें दार्शनिक बनना होगा। अब तुम्हें अवसंरचना के बारे में बहुत कुछ पढ़ लेना होगा। इतना इसे ना पढ़े पड़ेगा, उसी जो तुमने वीडियो देखी उसे 2-3 बार देख लो चलते फिरते, इतना आम कर दो ना सर कि तुम बैठे बैठे उसके बारे में 20 बात बता सको और 20 बात कहीं भी लिख सको, कहीं भी कभी भी। ये जो टॉपर 2-2 बार भी एग्जाम निकाल ले, 3 बार निकाल ले एग्जाम, वो कर क्या रहा हो? उसी चीज को लिख रहा है, 1-2 लाइन प्रमोट करता होगा। जब भी अवसंरचना के बारे में लिखने को तो अपना नोट्स निकाल लेगा और जब भी आ जाएगा और 10-12 लाइन आराम से लिखेगा। 10-12 लाइन तो लिखनी, एक लाइन में 10 शब्द आ रहे और 10 लाइन में 10-2 100-150 शब्द लिखने होंगे। 15 लाइन लिखी काम खत्म उसका, उसे तो 50 लाइन पता। अवसंरचना के बारे में लिखने को आ रहा है, कैसे कैसे रोजगार के बारे में लिखने को आराम से रोजगार के बारे में फटाफट सर्च कर लेगा, ठाकर उसका डाटा कलेक्ट कर उसके बारे में जा बैठा के लिख देगा। अगले साल भी लिखेगा, उसके अगले साल भी लिखेगा, हर साल सिलेक्शन है। तो हम विफल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे पास रणनीति नहीं है, स्ट्रेटेजी हमारे पास नहीं है, हमारे पास नियमितता नहीं है। ऐसा समझ में ठीक, हमारा कॉन्फिडेंस लो, हम उसको कभी मेहनत नहीं करना चाहते, समझ में आया बात? या ठीक, हमारे पास नियमितता नहीं है, हम उसको मेहनत नहीं करना चाहते और हमारे पास रिविजन का बहुत अभाव आया, समझ लो, इसलिए हम विफल। समझ में आया नहीं बात? ठीक, कितनी बार समझाया मैंने, कहा सब कुछ कहां मौजूद है? गूगल पर। किसे ढूंढना? अपने आप। ये तो सारी बनाई गई, तू खुद की खोज में निकल, तू किसी लिए से, तू चलना, चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। कैसे थोड़ा बनाएगी, कैच कर रही है बात, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा? क्या करना होगा तो भाई जी आज बताओ ना, आप क्या पढ़ने वाले? अच्छा, आज तो मैं डाटा निकाल कर ले आता तुम्हारे लिए यार, बढ़िया बढ़िया। बात समझ में आई? तो भारत के अंदर ना पता लग गया तुम्हें? बस मुझे एक बात बताओ, भारत के अंदर जो टर्सरी सेक्टर है भारत के जीडीपी में, उसका योगदान कितना? 53%। यानी भारत के पास जितना पैसा आ रहा है ना, उसमें तो 53% यहाँ आ रहा है टर्सरी सेक्टर पर। भारत सरकार पता क्या करती है? हमारी ग्रोथ 8%, 9%, 10 ग्रोथ हो रही, या जो ग्रोथ हो रही भाई, कितने लोगों को रोजगार दिया? कितने लोगों को रोजगार दिया? ग्रोथ को क्या लेना? देखो ग्रोथ तो दिखाई दे रही है 53%, 52% ग्रोथ तो हो रही। ये ग्रोथ को दूसरी भाषा में कहते हैं समृद्धि। समृद्धि तो है, रोजगार विहीन समृद्धि रोजगार है नहीं। पैसे पैसे कमाते चले जा रहे, तुमने पैसा कमा लिया, जीडीपी बढ़ा लिया तुमने, आर्थिक समृद्धि दर बढ़ा ली तुमने। अच्छा भाई जॉब कहां? तो सरकार पर आरोप लगाया जाए इस पर, यह सरकार बहुत 7 सालों में विफल है। इन्होंने टर्सरी सेक्टर को प्रमोट कर दिया। टर्सरी जो तृतीय का क्षेत्र, जब भी देश का ड्राइवर बनता रहेगा, नहीं चलाता रहेगा देश को, देखो देश का ड्राइवर है 53% योगदान है, सबसे ज्यादा योगदान इसका टर्सरी सेक्टर का। जब तक देश का ड्राइवर टर्सरी सेक्टर रहेगा ना, तब तक कभी भी भारत रोजगार का सृजन नहीं कर सकता। याद रखना बात, यार रोजगार जैसी समस्या से जूझता रहेगा। पिछले 45 सालों के दौरान बेरोजगारी का जो स्तर उच्च चरम पर पहुंच गया। सरकार की अंकें नहीं बोलने वाली। आज इसका सोल्यूशन तो यहाँ इकोनॉमिक्स के अंदर सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को ना ये औद्योगिक क्षेत्र सरकार लेकर भी, ऐसी बात नहीं है। 2016 में कहा मोदी जी मेकिंग इन इंडिया, चिल्ला का कहा, इनकी समझ में नहीं उसी बात है, समझ में ठीक। इस मोदी ने कहा भी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, कोरोना में भी कहा उसने आत्मनिर्भर भारत। इनका दिमाग में बिल्कुल घुसी बात कि आप सब कुछ घर में बना लो, अपने घर में बनाओ, तब भी इनके दिमाग में नहीं घुसी। कुछ तो समस्या लोगों को समझाने में विफल है। भारत के लोग शिक्षित नहीं है। अब तुम्हें भी शिक्षा तो मिली थी, ऐसे बोलो तो सोचो तुम्हें भी, तुम्हारे दिमाग का विकास हो रहा, तुम्हारी आंखें खुल रही इस तरह कि ऐसा किया जाना चाहिए।
जो आसपास के लोग हैं तो कुछ पता नहीं बेचारों को, तुम्हारे पेरेंट्स हो गए, आसपास पड़ोस के हो गए, इतने सारे बच्चे होंगे जिस ज्ञान से अभिनव। ठीक। तो टर्सरी सेक्टर ना, जब तक देश का ड्राइवर टर्सरी सेक्टर आएगा ना, कभी भी भारत के अंदर रोजगार का सर्जन नहीं हो सकता। इस टर्सरी सेक्टर से हमें ध्यान हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर पर। तो ये भारत सरकार की समस्या ही तुम्हारी समस्या। तुम मेकिंग इंडिया जैसा प्रोग्राम, आत्मनिर्भर जैसा प्रोग्राम, रोज नए नए प्रोग्राम लॉन्च करे जा रहे, नए नए पोर्टल लॉन्च करे जा रहे, किस बात की ओर इशारा कर रहे। और हम क्या पढ़ रहे करंट अफेयर में जाकर, करंट अफेयर में जाकर क्या पढ़ रहे, पीएम गति शक्ति योजना पढ़ो, एडिटोरियल में परसों ये योजना लॉन्च करी, उसकी कनेक्टिविटी जुड़ रही, कहां जुड़ेगा, कौन से चैप्टर में, किस जगह जाकर जुड़ेगा, वो सब चीज तुम्हारे लिए आम हो जाना चाहिए, चलती फिरती बात। मैं कहूँ तुमसे चलो एबीसीडी सुना दोगे, अभी सुना दोगे, क्यों, आम है ना, पता नहीं कितनी बार यूज कर लिया हो। आया समझ लो, वो साधारण बना ले, नहीं कहीं बात प्लीज साधारण बनाओ ना सर। अब समझना कि पॉइंटर ऐसे खड़े खड़े बैठ के बता दो, क्यों याद कर रहे हो तुम वैश्वीकरण की क्यों अवसर याद कर रहे हो, तुम वैश्वीकरण को पहले अपने ध्यान में रखकर सोचो ना, पहला अपनी बुद्धि को जोड़ डालो, उसे घर में बातचीत करते व्यवहार से जोड़ो कि वैश्वीकरण की देन है सब। ये पॉइंट याद कर रहे हो उसके, मैं तो आज तक भी नहीं याद करा, मैं तो ऐसे लिखा दूंगा खड़ा खड़ा 50 पॉइंट बता दूंगा तुम्हें बैठे बैठे। ऐसा समझ लो, क्योंकि तुम लिखा हुआ पढ़ रहे, उसका चिंतन नहीं कर रहे। सही बात है। आइंस्टाइन ने पता क्या कहा था कि चिंतन करने वाला इंसान ना 20 साल में भी मर गया ना तो तब भी 200 साल जिएगा, और याद करने वाला इंसान ना अगर 70 साल भी जी रहा ना तो 70 ही साल जिएगा। आया समझ में, वो 70 साल जी कभी ना 1 साल ही जिया। तो याद करना अलग चीज है और चिंतन करना अलग चीज है। सही बात है। तो टॉपिकों को चिंतन करना है तो क्यों, और 2 लाइन तक भी निकालने वाली गाड़ी उसकी तो जरूरत है सर। तुम तो यंगेस्ट माइंड हो, चलो मेरी तो उम्र होली बीत ली, ऐसा समझ लो, मैं तो पुराना हो चुका। ठीक, तुम्हारे अंदर तो नई चीज मौजूद है, समझ में आई बात है। तुम तो 2000 के बाद की पैदाइश हो, तो 2000 के बाद की पैदाइश खतरनाक हो। बात समझ में आई? तो क्या किया जाना चाहिए? बताओ क्या किया जाना चाहिए? ठीक, लेकिन सवाल ये हो, ये तो 42 से 43% लोग कृषि में कार्य कर रहे हैं। सुन लो, ये 42 से 43% लोग जो कृषि में कार्य कर रहे हैं, अगर मान लो यहाँ 10% ही बच गए तो 30% लोग यहाँ इंडस्ट्री सेक्टर में काम करना स्टार्ट आ गए, काम करने खातर आ गए। ये 10% लोग बच गए हैं, ये 10% लोग है इसमें, अगर ज्यादा लोग ना इसमें काम करने खातर आ जा, सेकेंडरी सेक्टर में काम करने, जो द्वितीय क्षेत्र उसमें काम करने खातर आ जा, कंपनी में काम करने खातर आ जा, तो देश को रोजगार मिल सकेगा। लेकिन और बताओ तुम, हकीकत बताओ क्या है हकीकत? आज भी ना भारत की 2/3 आबादी ना गांव में बसती है, समझ आई बात? और जो वे कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सब सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था, और एकदम हकीकत कहा था कि भारत ना गांव में बसता। असली जो भारत है ना उसे तुम गांव में देख सकते हो, और शहर में कुछ भी नहीं है। एक तो शहर के लोग भी खोखले, उनके मन भी खोखले, दिल भी खोखले, और उनके घर भी खोखले। मुंह गिने चले 2-3 लोग दिखाई देंगे उसमें। संयुक्त परिवार नहीं है वहां से, वहां संयुक्त परिवार जैसी संयुक्त परिवार के अंदर ब्रिटेन जैसी समस्याएं पाई जा। उनके पेरेंट्स तो गांव में रहेंगे, कुछ शहरों में रहेंगे, 1-2 गिने चुने लोग। सारा समझ लो, तो उनके जो बच्चे भी हो ना वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो, शहरी बच्चे हो। तो जब तुम सोसाइटी में पढ़ाऊंगा तो सब चीजें ऐसा समझ, तो शहर वाले बच्चों के अंदर एक अलग प्रवृत्ति पाई जाएगी। तुम एक वर्ड बोल दोगे ना तो थोड़ा सा एकदम चिड़चिड़ापन आता है उसके अंदर, क्योंकि उसे परियम बुलाएंगे कभी। अब हम जब हम पैदा हुए होंगे ना, पता क्या हुआ, इधर तो मेरी बुआ ने उठाया, उधर तो मेरी ताई, फिर चाची, दादी, इधर तो उठाया, तो पलटा दे दिया, उधर पलटा दे दिया, कोई लात मारा, कोई कुछ करा, चाई 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 करके रखी। जिसका मतलब पता क्या, मेरी प्रक्रिया ना वो समाजीकरण की प्रक्रिया, वो बहुत फलीभूत हुई। और वो बच्चा था ना, उसके पेरेंट्स, वो बच्चा घर रहता था, उसके पेरेंट्स काम बताते थे, धीरे धीरे उसने अकेला रहना स्टार्ट कर दिया, और फिर अलग अलग प्रकार का उसे इतना अकेला महसूस हो कि बाद में जाकर अकेला रहना पसंद करेगा, अपने पेरेंट्स को भी कभी साथ नहीं रखता। तो ये शहर के अंदर नकारात्मकता देखी जा। सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हैं, हाँ जोड़ दोगे सोसाइटी तक, तुम क्या सोच रहे हो पता नहीं, ये सब पढ़ाई के अंदर है, हिस्सा से ले इसका तुम्हारे। ये तो इंडियन सोसाइटी कैसे काम करती है। अब तुम किसी शहर के बच्चे को देख लो, उठा के जाकर नकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई देगी तुम उसके अंदर।
अकेलापन महसूस करता दिखा देगा वो, तो फिर क्या करेगा वो, सोशल मीडिया का सहारा लेगा और वहां इंस्टाग्राम पर बनाएगा, फेसबुक पर बनाएगा, या तमाम प्रकार की आईडी बनाकर और अपने दोस्त बनाने ढूंढेगा। तो एक बार फिर दिखा देगी उसे 8,000 फॉलोवर, 20,000 फॉलोवर, 70,000 फॉलोवर। और ऐसे नहीं होता, अधिकांश देख लो तुम, शहर की लड़की तो फॉलोवर्स बढ़ रहे, गांव की लड़की के फॉलोवर्स बढ़ रहे, बढ़ने रहेगा। बात समझ में आई? समझ में आ रहा था? ठीक, कोई दिक्कत? चुप हो जाओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये नहीं है तो असली बात क्या है फिर? असली बात बताऊं, आज भी भारत है ना, ये भारत 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 इस भारत की ना, ध्यान तो सुनना, इस भारत की जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, वो आज भी कृषि क्षेत्र। इतनी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं, तुम्हारा ध्यान ना आज कृषि क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, आज भी इंडिया की, भारत की जो रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, वो बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी, वो आज भी कृषि क्षेत्र। इसका मतलब सरकार को ना कृषि क्षेत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता, वो ना भारत के अंदर रोजगार नहीं पैदा कर सकता, भारत के अंदर सभी लोगों को, शहर वालों को भी आ जाओ भरमार मात्रा में रोजगार दे सकता। वो कैसे? अब उसकी बातें होगी कुछ दिन तक, लगातार 2-3 साल कि भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र ना वो कितना अमीर है। आज तक किसी भी सरकार ने उसमें काम नहीं करा। हमेशा पता कि गांव के लोगों को, गांव के तो लोगों को भी ना बहुत अलग तरीके से देखा जाए। गांव का होगा बेवकूफ होगा, पागल होगा। अब तो तुम बताता हूँ गांव के अंदर क्या क्या गांव में और शहरों में अंतर क्या हो। अब हम शहर वालों की बुराई करेंगे और गांव वालों को ना वरीयता देंगे, उन्हें अकल लेके जाएंगे। देखो गांव वाले लोग कितने खतरनाक होते हैं और गांव की वजह से साथ शहर चल रहा है। एक तिहाबादी कुल रह रही है शहरों के अंदर और एटीट्यूड चरम पर होगा। आज पता लगेगा तुम कि जो वो ग्रामीण क्षेत्र है ना कितना पावरफुल है। अब भारत सरकार ने ना 1991 में जब आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम की शुरुआत की तो सारे सेक्टरों पर काम करा। ग्लोबलाइजेशन आया, वैश्वीकरण आया, वैश्वीकरण आया, वैश्वीकरण आया, वैश्वीकरण आया, चिल्लाते रहे। 30 साल हो गए वैश्वीकरण आए हुए। 1991 में था, पिछली बार 2021 चला गया, 30 साल हो गए पूरे पूरे। इस 30 सालों में ना कृषि क्षेत्र में किसी भी सरकार ने कोई काम नहीं करा। कृषि क्षेत्र को ना 1951 से लेकर सन 2022 तक हम इग्नोर करते आए। ऐसा मतलब तो यहाँ मैंने काम करा है। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि भारत सरकार के ना यहाँ क्या करना चाहिए। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ना सरकार क्या कर सकती है और तुम सरकार को सलाह दे सकते हो कि भारत सरकार सुनो, भारत का जो एग्रीकल्चर क्षेत्र ना आज भी हमारे भाई जी बता रहे थे वो रीढ़ की हड्डी भारत की हो, उसे इग्नोर मत करो। अब भी कह रहा हूँ सुधर जाओ। बुरी तरह इग्नोर किया गया, आज पूरी तरह इग्नोर करने वाले ना आज भारत का जो एग्रीकल्चर क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र भारत का एग्रीकल्चर क्षेत्र वो ना आज वेंटिलेटर पर काम कर रहा है। इतनी बुरा तरह तो इतनी बुरी तरह किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब इतनी बुरी तरह किसी को इग्नोर करोगे तो फिर तो वेंटिलेटर पर पहुंच ही जाएगा, आईसीयू में चले जाएगा। कहां से? आईसीयू। आज समझ में ऐसा क्यों? वर्ष 1951 से पहले ना भारत को जितना भी पैसा आता था सब वहीं से आता था। पहले तो इतना प्रेम बरसाया एग्रीकल्चर क्षेत्र को, आया समझ में, सब अंग्रेजी लूट के चले गए और बाद में फिर इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। ये तो गलत बात है ना। क्या है? गलत बात है। जब इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया ना, इतनी बुरी तरह इग्नोर करा ना, तो 1951 में अच्छी नहीं थी। बस एक हुई MS स्वामीनाथन के समय में हरित क्रांति हुई, तब गेहूं का उत्पादन बढ़ा पंजाब हरियाणा वाले इलाके में 70 के दशक के आसपास, 60-70 के दशक में जब हरित क्रांति हुई। वो अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, साइंस में पढ़ाऊंगा। हरित क्रांति हुई तो एग्रीकल्चर अपने अच्छी स्थिति में आया। उसके बाद एग्रीकल्चर की तरफ ना किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज समझ, लेकिन हकीकत बताऊं, आज जो अगर देश को कोई रोजगार पैदा कर सके, समझ में आई बात है, वो एग्रीकल्चर, वो प्राथमिक क्षेत्र। ये बताऊंगा तुम्हें, भारत का जो प्राथमिक क्षेत्र जिसे सभी इग्नोर करते जा रहे हैं। आज समझो, सब पूंजीपति सरकार है ना, जो अमेरिका की सरकार है, उसकी तरह से काम करोगे ना तो बहुत बुरा हाल होगा। एग्रीकल्चर को इग्नोर करना पड़ेगा। ये कर एग्रीकल्चर को इग्नोर, बहुत बुरी बात है। आज समझ, जब एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दोगे ना तो देश ना कभी तरक्की नहीं कर सकता। आया समझ में? ये सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर आज इसकी वजह से काम कर रहा है। जब खाना नहीं मिलने का तो क्या करोगे तुम? कहां का तुम्हारा सेकेंडरी सेक्टर, कहां का टर्सरी सेक्टर? आज समझ में। अब भारत को क्या कहा जा, किताबों में कक्षा 6 में पढ़ गए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कक्षा 6 की एनसीईआरटी लाइन सब कुछ बता रही, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कभी देखा ही नहीं, कभी सुना जरूर से पता लग गया। क्या बताया? भारत का एग्रीकल्चर क्षेत्र बहुत अमीर है और वहां रोजगार के अवसर नहीं है, महाअवसर। देखो रोजगार के अवसर कैसे पैदा होंगे।
इसका हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हाँ समग्र रूप से बात कर रहे हैं, तुम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को इग्नोर मत करना। आज समझ, जब तुम जाओगे और समझाना, भारत सरकार को सलाह देना, सुनो क्लास से पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स की, कभी भी एग्रीकल्चर को इग्नोर मत करना। 1951 से लेकर आज तक इसे पूरी तरह इग्नोर किया गया, प्राथमिक क्षेत्र था एग्रीकल्चर। 1991 में सारे सुधारक कार्यक्रम स्टार्ट हुए, एलपीजी अपनाएंगे, लिबरलाइजेशन हो जाएंगे, प्राइवेटाइजेशन होंगे। कृषि को कौन से प्राइवेट कर दिया उन्होंने? आज तक भी छड़ा कृषि को, तो तब पहले भी इग्नोर कर रहे थे और आज भी इग्नोर कर रहे हैं। इसीलिए आज जो कृषि है अपनी बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। इसलिए तो कहता हूं, फसल अच्छी हुई किसान मारा गया, फसल बुरी हुई किसान मारा गया। ये तो समझ में आया, फसल अच्छी हुई किसान मारा गया, फसल बुरी किसान मारा गया। ये समझ में आया, फसल अच्छी हुई किसान क्यों मारा गया? फसल सस्ती होगी इसलिए किसान मारा गया। यहां डायलॉग फिट हो रहा है, बात समझ में आई? तो क्या किया जाना चाहिए? एग्रीकल्चर क्षेत्र को प्रमोट किया जाना चाहिए। अब तुम्हें समझाता हूं कि भारत सरकार को क्या कर सकती है और क्या किया जाना चाहिए। अब हम यहाँ मेहनत करेंगे, तो जो भारत सरकार नहीं कर पाई ना, वो तुम करके दिखाओगे। ये तो चाहिए हो सर, कुछ अपना कुछ ऐसा सवाल पूछेगा निकाल कर, भारत के लिए रोजगार के अवसर कहां तलाशने होंगे, तो तुम्हें अपने क्वेश्चन का आंसर बताना होगा। एग्रीकल्चर को इग्नोर नहीं किया जा सकता, सही बात है, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज भी भारत कृषि प्रधान देश है, वह भारत की रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है, होता नहीं भारत की रीढ़ की हड्डी की तरह। भारत की 2/3 आबादी आज भी गांव में बसती है। जहां तो तुम्हारे मन में वहां तो लिखो, प्रभावित कर देने वाली लाइन जो मैंने तुम्हें बोर्ड को बताया अभी, तुम उसमें 10-12 लाइन बता सकोगे? नहीं बता सकते। मुझे इतना विश्वास, तुम बता नहीं सकते, कहीं भी खड़े होगा उस पर भाषण भी दे सको बहुत अच्छी तरह। ऐसा समझ में, अपने घर वालों को बैठ कर समझ में आया, कहीं भी भाषण दे सको, समझ में आया? तो आज की बात हमारी जो अन्नदाता ना, अन्नदाता, इसे कभी इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। जो किसान भाई हमारे, इन्हें कभी इग्नोर मत करना। आज समझ में, आज ये सेकंड सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, कितना ही मोबाइल फोन चलाने ना, ओ कितना ही शहर हो, कितना ही शहर में जाकर बस जाना, जब तक प्राथमिक क्षेत्र काम नहीं करने का ना, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर दोनों को डुबा देना। जब तक भारत के तुम एग्रीकल्चर क्षेत्र को, प्राथमिक क्षेत्र को प्रमोट नहीं कर रहे, भारत की बात बता रहा हूं, भारत के जो तो तुम प्राथमिक क्षेत्र को प्रमोट नहीं करने का ना, अगर इसे प्रमोट नहीं करेंगे, सर्विस सेक्टर को भी, सेकेंडरी सेक्टर को भी, टर्सरी सेक्टर को दोनों को डुबा देगा। और यही हो रहा देश के अंदर, यही देश के अंदर हो रहा। तो फिर वे भी बता दो, फिर सोल्यूशन क्या है? हम आज बताओ। तो हम भारत के ना एग्रीकल्चर क्षेत्र में जाएंगे और तुम्हें बताएंगे भारत का गांव वाला जो क्षेत्र कितना अमीर है, और भारत के अंदर ना कितनी अमीर लोग रहते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने कभी अपने आप को पहचाना नहीं। और अब तुम्हें ना रोजगार के अवसर मिलेंगे, तुम यानी तुम कुछ ना कर पाए ना, तुम लोगों को रोजगार बांटने की सलाह दोगे। ऐसे रोजगार पैदा किया जा सकता। और तुम रोजगार के नए नए अवसर बताऊंगा मैं, कैसे तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम भी, तुम्हारे पास रोजगार मौजूद है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में तुम गांव में रहते हो ना, तो सबसे अमीर हो तुम अब आने वाली 3-4 क्लासों में, आया समझ लो। और वही तो भारत सरकार की समस्या, सरकार भी तो वही चाहती है कि भारत के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं बेरोजगार ना रहो, आया समझ लो। तो जानना चाहते हो सर कि कैसे होगा, क्या होगा? जानना चाहते हो कि भारत का जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है, उस एग्रीकल्चर एरिया को, जो एग्रीकल्चर है वो भारत को कैसे डोमिनेट कर रहा है, भारत की कैसे बैकबोन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जानना चाहते हो? बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अमीर हकीकत में, इसे ध्यान देना होगा। मैंने ध्यान दिया, सरकार के द्वारा ध्यान दिया गया था, कुछ नहीं हुआ, मैंने ध्यान दिया, मैं निकाल कर लेकर आता हूं, ऐसे समझ लो। ठीक, तो मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूं रोजगार पर, ये मेरा टॉपिक भी है, समझ में आ रहा है? तुम मुझे तो अच्छी अच्छी नई नई चीजें जानना अच्छा लगा। अब तुम क्या करोगे? तुम्हें पता क्या करना चाहिए? अच्छा, भाई जी बता रहे थे एग्रीकल्चर क्षेत्र भारत के देश की रीढ़ की हड्डी, तो तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है सब हटा दो, भाड़ में जाओ। पता क्या करो? घर जाओ, एग्रीकल्चर क्षेत्र में आज रिसर्च करना स्टार्ट कर दो। भाई मुझे भी यहाँ बैठ कर बताओ कितना इंटरेस्ट आगा, कि कल मैं पढ़ रही थी, मुझे पता भारतीय एग्रीकल्चर क्षेत्र में देखो क्या क्या हुआ। पहले ही पढ़ रहा है बच्चे पढ़ते, यह तो सिलेबस तो नहीं जुड़ रहा, सिलेबस तो नहीं जुड़ रहा। एग्रीकल्चर क्षेत्र में क्या क्या काम किया गया प्रमोट करने के लिए? अगर बताओ, अगर एग्रीकल्चर क्षेत्र का प्रभाव किस पर आया? प्राथमिक क्षेत्र पर। जैसे प्राथमिक क्षेत्र बूम कर जाना, सर्विस सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर बूम कर देंगे, बूस्ट कर देंगे। ऐसे जितने क्षेत्र को प्रमोट करना चाहते हो ना, तो एग्रीकल्चर को इग्नोर नहीं कर सकते, समझिए, क्योंकि तुम इंडिया के अंदर रहते हो और इंडिया एक विकासशील देश है और कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश, नाम ही कृषि प्रधान देश है, और कृषि को इग्नोर कर रहे हैं। अजीब बात है यार, आया समझ में? कोई दिक्कत समझ में आई बात है? ठीक, अब हम कल से बात करने वाले किस पर? प्राथमिक क्षेत्र। और तुम इंतजार करोगे कि ऐसा क्या होगा
जो भाई जी बताने वाले, क्योंकि मेरे डायलॉग बड़े काम के हो। ऐसे समझ लो, उन दोनों में जो डायलॉग हो ना बीच में, मैं एक डायलॉग बोल लूंगा। मैंने तो बस इतना ही कहा कि भारत का ना जो प्राथमिक क्षेत्र हो, भारत की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन हो, तुम्हारा सब कुछ याद आ जाएगा। सब आगे की 10-12 लाइन कोई बता दोगे, सर्च कर दो, लिखना नहीं पड़ा तुम, पेन चला दो, नहीं चला रेडी लिख दोगे तुम, फिर ही बता दोगे। अब बहुत अच्छा लिखोगे, कभी नहीं टच करके लिखोगे, तब भी तुम्हारा बहुत अच्छा दिखाई देगा उत्तर दूसरों की अपेक्षा, क्योंकि तुमने समझ रखा है। उसने क्या कर रखा है, उसने एग्रीकल्चर के जो 3 बिल आए थे ना, उसको पढ़कर तो यार उसका डायरेक्ट क्वेश्चन, उसमें मिले रोजगार के अवसर। एग्रीकल्चर की 3 बिल, 1, 2 और 3 बिल पढ़ रखे, 28 उसका क्वेश्चन लिख रहा है, ये लिख रहा है तो क्वेश्चन। थॉट प्रोसेस नहीं डेवलप हुआ, वो कहीं की पढ़ाई जिसमें सोच ही पैदा नहीं हुई। अब पता क्या करोगे तुम, यहां तो पढ़ जाओगे और लोगों को बताओगे गांव में जाकर, देखो ऐसे रोजगार मिल सकता। अपने घर में अपनी महिलाओं को तुम आसपास ये तुम बहुत बड़ा काम कर सकते हो। ऐसे समझ लो, तुम किसी एनजीओ में काम करना स्टार्ट कर दो ना, तो तुम वहां के बहुत बड़े वक्ता कहलाओगे और तुम्हें जबरदस्त नॉलेज होगी पढ़ने के बाद, जबरदस्त। कभी भी करनी है तुम पढ़, इस तरह से पढ़ने के बाद कभी भी करने होता इंसान सफल हो हमेशा। आया समझ लो, पता लग गया भारत जैसे देश में प्रॉब्लम कहां। मैंने कहा था हम पढ़ रहे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसलिए कहता हूं बस तुम डेली का डेली सुनाओ और डेली का डेली याद कर पाओ बस। ऐसा ये कुछ दिन तक तो प्रॉब्लम होगी, धीरे 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 उसमें गति दे दो, फिर आपका रास्ता बहुत आसान है, बहुत आसान। एक बार जैसे तुम्हारे सिलेबस कब्जे में आया ना, सारा का सारा याद होता चला तुम्हें, पेन की तुम्हारी फुर्ती मिल जाएगी ऑटोमेटिक। 1-1.5 साल बाद खुद मिल जाएगा। अरे 1 साल 2 साल का कोई महत्व नहीं था जिंदगी, कोई महत्व नहीं है इनका। पता नहीं 2 साल कोरोना भाग के क्या कर लिया तुमने, 2 साल कोरोना में चले क्या कर लिया तुमने, ऐसा समझ लो। तो भाई तुम क्या सोच रहे हो, चलो मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं, एक मिनट सुनो मेरी बात, एक मिनट सुनो, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं। मुझे तो किसी ने भी समझाया, मुझे तो किसी ने भी समझाया ना, तो मेरे पास कोई ऊपर की कोई गाइडेंस थी। तुम्हें तो सिर्फ बताया जा रहा कि ऐसे नहीं ऐसे चलना। मैंने कितनी मेहनत करी होगी, कैसे सिलेबस कलेक्ट करा होगा, कहां से कौन कौन सी बुक पढ़ी होगी, मुझे सबसे पहले कैसे पता लगा होगा, सिलेबस के लिए मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी होगी, तब भी मैं इतना बोल सकता हूँ, घंटों घंटों बोल सकता हूँ। और तुम मुझे जितनी बार सुनोगे ना, इतनी बार तुम्हें नया लड़का दिखाई देगा। ऐसे समझ लो, डर मुझे भी लग रहा था, ये शायरी बनाएगी, डर तो मुझे भी लगा था हौसला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, और मंजिल मेरे पास आती गई मेरा हौसला देखकर। ऐसे समझ लो। तो ये यूथ बनाएगी सही है, ये जो वैसे बनाई जाती है, ये सोच समझ के मैं बात बनाया जाएगा, समझ में आया। तो कल बात करने पता लगा कहां बात करने वाले, कल किसी कुछ पूछना सवाल है, किसी कुछ किसी दिमाग में कुछ सवाल हो, कुछ पूछना हो तो शायरी बनानी है, शायरी सुनाएंगे। अच्छा कैसे सुनाएंगे, दिमाग से स्किप कर रही है, बात समझ में आया। नहीं, भारत का जो एग्रीकल्चर क्षेत्र बहुत अमीर है, पर इसको बहुत जबरदस्त तरीके से बहस होने वाली है, और इस प्रधान देश कक्षा 6 के एनसीईआरटी को नोट कर रहे थे, ठीक।